इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बहुत जबरदस्त चीज है। आजकल इसके विषय में हम सभी लोग बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका अपनी बादशाहत साबित करने के लिए इन्वॉल्व हैं। रूस और चीन का एक गठजोड़ बन रहा है। चीन कहीं ना कहीं कोविड के बाद से लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बैकफुट पे है। बहुत से अफ्रीकी देशों ने, बहुत से मिडिल ईस्ट के देशों ने चाइना से किनारा करना शुरू कर दिया है। क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि इन्होंने लोन दे करके जमीनें हथियाने की अपनी पुरानी प्रवृत्ति को कहीं न कहीं जारी रखा है। खैर कोई बात नहीं, ये सारे प्रयास चल रहे थे। अभी आपको पता है कि जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समूह का एक मीटिंग हुआ। ब्रिक्स अपने आप में अगर देखा जाए तो इनका नाम ही है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 वो मुल्क हैं जिनके पास देखा जाए तो धरती पर, इस पृथ्वी पर रहने वाली आधी से ज्यादा या आधी के आसपास की जनसंख्या निवास करती है। यानी बहुत बड़ा बाजार है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। रूस, चीन और इंडिया अगर मिल करके कोई भी एक तरफ सुर बुलंद कर दें तो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका भी कहीं न कहीं सोचने पे विवश होंगे। परंतु चीन की विस्तारवादी नीति के चलते भारत कहीं न कहीं चीन से अलग रहता है। और इसका कारण भी है कि चीन पे भरोसा करना हमारे इतिहास के कारण हमें थोड़ा मजबूरी हमारी, क्या कर सकते हैं साहब इसके लिए। लेकिन अब चीन ने जब देखा कि भारत की तरफ सारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं, सारी कंपनियां बड़ी बड़ी चीन से विड्रॉ करके इंडिया की तरफ आ रही हैं, तो ब्रिक्स के मंच को चाइना ने अपने एक उद्भव के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि G20 का ऑब्जर्वर भी है भारत, और इस समय G20 के कार्यक्रम भारत में चल रहे हैं। G7 एक बहुत बड़ा यूरोपियन कंट्रीज का एक समूह है जिसमें बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति विश्व की इन्वॉल्व है, और वो कहीं ना कहीं विश्व के जो पावर ऑर्डर है उसको डोमिनेट करने का प्रयास करते रहते हैं। तो G7 के और G20 के विरोध में चीन ब्रिक्स को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं इस समय रूस मजबूर था, जो चीन के कारण रूस का झुकाव चाइना की तरफ हुआ। खैर, तो वहां से अभी 2024 में भारत में चुनाव होने वाले हैं। इस समय जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इससे चीन को भी बहुत कहीं ना कहीं परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। चीन का डोकलाम में क्या हुआ, चीन को हमने किस तरह से वैश्विक मंच पे पटकनी दी, किस तरह से हमने उसके बिजनेस को जो है भारत से धीरे धीरे करके कर्टेल करना शुरू किया। बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में हमने स्थान दिया। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ग्रोथ इंजन उसका शटडाउन की तरफ बढ़ रहा है। खैर, तो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया जिसमें भारत में भी मोदी विरोधी कुछ बड़े प्रसन्न हुए। क्या हुआ? जोहान्सबर्ग में एक छोटा सा पोर्टल चलता है, उसकी वेबसाइट पे एक चीज फ्लैश हुई, एक न्यूज फ्लैश हुई कि चीन, वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो वहां जब पहुंचे तो चूंकि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल के अनुसार उनको रिसीव करने नहीं आए, तो इससे वो बड़ा दुखी हो गए। एक मंत्री को भेजा गया था, तो नरेंद्र मोदी इतना नाराज हो गए कि वो प्लेन से उतरे नहीं, और जब तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं आए तब तक नरेंद्र मोदी जी अपने प्लेन में ही बैठे रहे। हालांकि इस बात का खंडन भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन के द्वारा भी किया गया, और वाइस प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका ने भी सामने आके कहा कि ये जो खबर है ये झूठी खबर है, और मैं तो नरेंद्र मोदी के फ्लाइट के लैंड होने से पहले खड़ा था। अब जब हम लोगों ने इसकी रिसर्च की तो पता ये चला कि साहब शी जिनपिंग जो है वो जब ब्रिक्स समूह का ये तारीख तय हुई कि ये बैठकें होंगी, तो इसी समय उन्होंने अपनी इससे 2 दिन पहले स्टेट विजिट भी प्लान कर ली। स्टेट विजिट प्लान करने के कारण प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका शी जिनपिंग जो चाइनीज प्रीमियर हैं उनके साथ ऑक्यूपाइड थे। तो वहां की जो गवर्नमेंट है साउथ अफ्रीका की, उन्होंने भारत सरकार से संपर्क किया, और यहाँ नरेंद्र मोदी जी के जो ओएसडी वगैरह हैं उनके साथ बाकायदे ये प्लान हो चुका था, कोऑर्डिनेशन हो चुका था कि नरेंद्र मोदी जी के पहुंचने पे वाइस प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के उनको रिसीव करने आएंगे, जो कि फ्लाइट लैंड होने से पहले वहां पे उपस्थित थे।
अब ये क्यों र्यूमर उड़ाया गया? र्यूमर इसलिए उड़ाया गया कि नरेंद्र मोदी जी, जो कि एक वैश्विक नेता हैं, संपूर्ण विश्व में उन्होंने भारत की साख को बढ़ाया है, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाया है। आज बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी भारत को सुनती हैं, समझती हैं, और कहीं ना कहीं वो एक इंटरनेशनल हीरो नहीं, सुपर हीरो की तरह काम कर रहे हैं। तो उनकी छवि को खराब किया जाए, और अगले साल 2024 में भारत में चुनाव भी होने हैं, और इस हवा को इस तरह से बनाया जाए, इस तरह से खड़ा किया जाए कि इससे नरेंद्र मोदी की छवि को देश में और विदेश में हर जगह कुठाराघात किया जा सके। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय विपक्ष भी बड़ा प्रसन्न हो गया। बहुत से लोग ऐसे जिनका दिल इतना गदगद हो गया, इतना गार्डन हो गया कि नरेंद्र मोदी जी का ये हुआ। हालांकि खंडन दोनों तरफ से हुआ। दोनों तरफ से होने के बाद फिर एक चीज और देखी गई कि शी जिनपिंग, जो कि इस समय उनकी बॉडी लैंग्वेज लड़खड़ाई हुई सी दिख रही थी, अब आप इस वीडियो के साथ देख सकते हैं जो हम आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं कि शी जिनपिंग जब सारे प्रेसिडेंट्स और सारे राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंच गए थे ब्रिक्स की मीटिंग के लिए, तो एक एंट्रेंस जो कि सिर्फ राष्ट्राध्यक्षों के लिए बनाई गई थी, वहां से शी जिनपिंग जब आ रहे थे तो इनके एड कहा जा रहा है कि ट्रांसलेटर, वो ट्रांसलेटर के रूप में वहां उनके पीछे आते हैं, लेकिन उनको वहां की सुरक्षा, साउथ अफ्रीका की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मी उनको वहीं रोक देते हैं। चाइनीज प्रीमियर पीछे पलट पलट के देखते रह जाते हैं कि मेरा साथी कहाँ गया, कहाँ रोक दिया गया, वो बेचारे लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अंदर आते हैं। हालांकि जो ये ट्रांसलेटर की बात कह करके शी जिनपिंग अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेटर की आवश्यकता ही नहीं थी। विभिन्न देशों के लोग, विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष जो वहां पर उपस्थित थे, उनके लिए ट्रांसलेटर की व्यवस्था वहां पे ऑटोमेटिक की गई थी, सबके हेडफोन्स वहां मौजूद थे, और इसी कारण से नरेंद्र मोदी जी ने भी वहीं पे अपना जो भाषण दिया वो हिंदी में दिया, और ये बात स्पष्ट कर दी अपने भाषण के द्वारा कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, और भारत इस ब्रिक्स को किसी भी तरह से पश्चिमी देशों के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं होने देगा। और ब्रिक्स के विस्तार के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और आप सबको जान के ये हैरत होगी कि 40 देश इस ब्रिक्स का समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, एशियन कंट्रीज भी हैं, और दूसरी बात उसमें से 28 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना आवेदन कर भी दिया है। वहीं से नरेंद्र मोदी ने उभरती भारतीय स्पेस शक्ति, क्योंकि आप सबको पता है चंद्रयान लैंड कर चुका था मून पे, और मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला चंद्रयान विश्व का पहला देश भारत को बना के गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने उभरती हुई शक्ति के रूप में भी भारत की साख का डंका वहां बजा दिया, एलानिया बजा दिया। तो हम सबको अंतर्राष्ट्रीय छवि जो भारत की और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है उसको धूमिल करने के लिए एक ये जो कुत्सित प्रयास था, हालांकि ये प्रयास यहाँ पे रुका नहीं, दोबारा उस वेबसाइट के द्वारा ये क्लेम किया गया कि जब उसने ये न्यूज फ्लैश की तो उसके बाद इंडियन हैकर्स ने उनकी साइट को हैक कर लिया। ये हो सकता है कि जब आप भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कुछ कहेंगे तो भारतीय लोग इतना तो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कुछ लोग ये देखने गए होंगे कि क्या बात कही गई, कुछ लोग जो मोदी विरोधी हैं वो भी गए होंगे देखने के लिए कि इससे मैं क्या माइलेज ले सकता हूं। तो आपकी वेबसाइट का जो सर्वर स्पेस था वो ऑब्वियसली ओवरफ्लडेड हो गया और वो जाम हो गया। हालांकि अब भारत की शक्ति, भारत के लोग, ये चीज मैं ये कहूंगा कि एथिकली गलत है, पुस्तकी रूप से गलत है, लेकिन फिर भी भारतीय चुप बैठेंगे ऐसी उम्मीद आप ना करें। और कोई भी व्यक्ति अगर उल्टी सीधी खबर कहीं भी छापता है, ये चीज एक बार अमेरिका में भी हो चुकी थी जिसमें अमेरिकन बाइडेन प्रशासन को सामने आकर के बोलना पड़ा था कि नहीं, हमारे यहाँ सारे लोग, हमारी पत्रकारिता हमारे लिए प्रथम है, और नरेंद्र मोदी के ऊपर उठने वाली उंगली का जवाब हर भारतीय देगा, क्योंकि हर भारतीय जानता है कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के रहते, इस शासन के रहते सरकार की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बढ़ी है, भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बढ़ी है, और भारतीय शक्ति भी विश्व ने पहचानी है। जय हिंद, जय भारत, नमो नारायण।